हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं घटना चक्र जो हमारी इसमें चल रही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने भी उस टाइम के जो भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थे उनके बारे में एक एक करके जितने भी जो एमसीक्यूज थे वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगे या फिर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन वर प्रीमियरली अट्रैक्टेड बाय रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी? इंटेलेक्चुअल, पुअर, ऑर्डिनरीज क्लास, अर्बन अपर कास्ट या फिर लिबरल? यहाँ पर जो प्रिंसेस है उनकी बात की गई है। तो पूछा गया है कि यहाँ पर कौन से इनमें से कौन, चारों ऑप्शन में से कौन थे जो सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो चल रहे थे उनमें जुड़े 19th सेंचुरी में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, एक तो देखियो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये मूवमेंट वगैरह ऐसे पार्टिसिपेशन दिखाया। दूसरी है इसमें जो अर्बन अपर कास्ट थे वो भी है। और यहाँ पर जो फोर्थ है वो है लिबरल प्रिंसेस। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक कर सकते हैं। इसमें से कौन नहीं जुड़ा था वो हमें बताना है कि इनमें से कौन नहीं जुड़े थे। तो वो थे पुअर ऑर्डिनरी क्लासेस। पुअर ऑर्डिनरी क्लासेस क्यों नहीं जुड़ पाई थी? 19th century religious and social reform movement have a special place in the modern history of India. The movement mostly affected the intellectual, the middle class people, poor ordinary classes were almost out of those movement. इंटेलेक्चुअल, अर्बन अपर कास्ट एंड लिबरल प्रिंसेस वर मोस्टली अफेक्टेड बाय दिस मूवमेंट। देखिए, जो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब थे और ना, और ऑर्डिनरी पीपल थे, वो उनके पास इतना अपना ही वो कर ले गुजारा, वही बहुत बड़ी बात थी। तो उनका इतना यकीन नहीं था कि उनके वो किस चीज़ में पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, है ना, वो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे, क्योंकि पहली बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं था उनकी। तो इसलिए उन्होंने अपना जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं दिखाया, क्योंकि वो अपने घर को चलाने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है असर्शन और दूसरा उसका रीजन दिया हुआ है, देखते हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। रीजन बताया हुआ है इसका, rationalism, scientific temper and other such ideas which are the basis of the modernization were at the core of the social religious movement। तो बताना है कि जो असर्शन दिया हुआ है क्या उसका रीजन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ है उसका रीजन नीचे बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। In the 19th century, all social religious reforms, whether by Hindu, Muslim, Sikh और Parsis, aimed at the spread of the modern education। देखिए, सबका मेन मुद्दा यही था कि अगर वो कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनका एम क्या था कि जितना हो सके मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करें और जितने भी जो सोशल एवल प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या कर दें, उनको बंद कर दें। और ये सब कैसे हो सकता था? अगर वो मॉडर्न एजुकेशन को अगर यूज़ करते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं, थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं, तो अपने आप ही फिर जो ये पिछले जो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे जो किसी काम के नहीं थे और वो बिल्कुल एक अंधविश्वास पर टिके हुए थे। द रिफॉर्मर वांटेड सोसाइटी टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड द साइंटिफिक टेम्पर। तो वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो तर्क पे बात करें, साइंटिफिक चीज़ों पे बात करें। दे लेड स्ट्रेस ऑन अ रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल रिलीजियस आइडियाज, इनकरेज साइंटिफिक एंड द ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक टू अचीव देयर गोल। ओके, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन, दोनों ही सही हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो चाहते थे कि वो तर्क पे बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। तो इनमें से जो ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कौन सी क्लास है जो सबसे पहले इन्फ्लुएंस्ड हुई थी किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। तो ये है एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले ऐसे लोग थे जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ सबसे पहले इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। Educated Hindu middle class was primarily affected by the Western culture. The new Western educated class was highly affected by the rationalism, scientism and humanism। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें थी जिनसे वो बहुत जल्दी क्या हो रहे थे, इंस्पायर हो रहे थे। रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजन साउथ टू इम्प्रूव द सोसाइटी एंड द हिंदू रिलीजन इंस्पायर्ड बाय द एनलाइटमेंट। इससे क्या हो रहा था, उनको लग रहा था कि उनका क्या हो रहा है, एनलाइटमेंट हो रहा है एंड डिनाई सुपरस्टिशन। और यहाँ पर वो जो बेकार के जो अंधविश्वास वाली बात थी, है ना, आइडोलेट्री थी, इन सब में जो उनका विश्वास है वो खत्म होता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। तो किसको बोलते थे? ये बोलते थे आपको ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय जी को बोलते थे। ओके,
Raja Ram Mohan Roy was the first Indian who started the movement against prevailing evils in the Indian society. Due to his innovative ideas, the 19th century of India saw the emergence of the Renaissance, and the Raja Ram Mohan Roy was also known as the father of Indian Renaissance and पैगंबर of Indian nationalism. तो ये सारे नाम ध्यान रखना, पैगंबर of Indian nationalism वो भी इन्हीं को बोलते हैं. Bridge between past and the future, father of modern India, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड योगदूत. ठीक है ना, तो ये सारे ही नाम किसके हैं? तो ये सारे नाम है राजा राम मोहन रॉय जी के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो फिर से वही है राजा राम मोहन रॉय जी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. फिर यहाँ पर भी वही है, तो आप देख सकते हो उसको भी. हु वॉज लीडिंग एनवॉय ऑफ द रेनेसां मूवमेंट इन इंडिया? तो फिर से वही है राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म? तो यहाँ पर भी आपका वही आंसर राम मोहन रॉय. क्वेश्चन नंबर 9, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? तो फिर से वही ऑप्शन नंबर सी. तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो घुमा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है. द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज, तो पहली कौन सी इनमें से सभा थी जो राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टार्ट की थी? तो वो थी आत्मीय सभा. कौन सी थी? आत्मीय सभा. ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आत्मीय सभा. तो इन 1815 राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड आत्मीय सभा टू प्रोपोगेट मोनोथिस्टिक हिंदू रिलीजन, है ना, ये एक भगवान में जो बिलीव करने वाली बात होती है. इट ट्राई टू इनिशिएट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन सोसाइटी. राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो फाउंडेड ब्रह्मो समाज. तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर भी यही थे. ये भी एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था बंगाल में जो शुरू हुआ था 1828 में. तो ध्यान रखना है, जो आत्मीय सभा है वो 1815 में, और वहीं जो ब्रह्मो समाज है वो आपका 1828 में, जिससे बाद में ब्रह्मो समाज भी कहा जाने लगा, है ना. सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो ब्रह्मो सभा करके स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में इसी का नाम ब्रह्मो समाज भी कहा गया. तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों कोई अलग चीज़ है, नहीं, बल्कि एक ही है. देवेंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा. कोई पूछे तत्वबोधिनी सभा को कौन लेकर आए थे? तो इसे लेकर आए थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी लेकर आए थे तत्वबोधिनी सभा को. और कब? 1839 में. कब लेकर आए थे? तो 1839 में लेकर आए थे, जो प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय. और इसमें कुछ नहीं था, बल्कि जो राजा राम मोहन रॉय जी के जो आइडियाज थे उन्हीं को यहाँ पर स्प्रेड करने का काम करा था तत्वबोधिनी सभा के अंदर. आत्मीय सभा वॉज द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय जी. ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखना है आपको. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? तो अभी हमने पढ़ा है कौन थे इसके फाउंडर, तो ये थे राजा राम मोहन रॉय जी. ओके, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, तो 1828 पे हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप कोई डेट ऐसी है ही नहीं, कोई ईयर ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टार मार्क आ गया. नीचे का ये पहला पार्ट पढ़ लेते हैं. राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑन अगस्त 20, 1828, विच वॉज लेटर कॉल्ड ब्रह्मो समाज. द सोसाइटी डिनाइड idolatry, preached universal worship. It was a community of the people who believed in the unity of God and lived apart from idolatry. There was no place for social customs and rituals in this new religion, and Brahmo Samaj emphasized humanity without considering the color and character of the people. Okay, next question पे चलते हैं. राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश ब्रह्मो समाज इन, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1828. काफ़ी बार पढ़ लिया ये. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय, फिर से वही क्वेश्चन है, तो राजा राम मोहन रॉय जी. ये नीचे वही सब लिखा हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ लिया. क्वेश्चन नंबर 15, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज, तो फिर से वही है राजा राम मोहन रॉय जी. क्वेश्चन नंबर 16, हु गेव राजा राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? तो ये जो टाइटल है राजा राम मोहन रॉय को, ये किसने दिया था राजा का टाइटल? तो ये दिया था अकबर सेकंड ने. ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अकबर सेकंड. द टाइटल राजा वॉज अवॉर्डेड टू राम मोहन रॉय बाय दैन द मुगल एम्पर अकबर सेकंड इन 1830. राम मोहन रॉय ट्रेवल टू द यूनाइटेड किंगडम, तो ये देखिए यूनाइटेड किंगडम भी गए थे और एम्बेसडर बनकर गए थे. ये किसके? तो ये गए थे मुगल एम्पर के एम्बेसडर बनकर उनकी पेंशन के रिलेटेड वहाँ पर बात करने के लिए. और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है 27 सितंबर 1833 में एट स्टेपलेटन नियर ब्रिस्टॉल ड्यूरिंग मेनिनकिटिस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, हु एडॉन राजा राम मोहन रॉय विद द टाइटल ऑफ राजा? तो फिर से वही है, किसने दिया था ये टाइटल? तो मुगल एम्पर अकबर सेकंड ने दिन ये टाइटल दिया था. क्वेश्चन नंबर 18, द समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय, तो कहाँ पर है? तो ये है आपके ब्रिस्टॉल इंग्लैंड. ठीक है, ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी. उसके बाद है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन. थर्ड है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन. तो केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव? तो जो केशव चंद्र सेन है वो इन ऊपर में से जो ये आपके सामने दिए हुए हैं स्टेटमेंट, इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो आपको बताना है. तो वो जुड़े हुए थे ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड. किससे जुड़े हुए थे? ये न्यू डिस्पेंशन से जुड़े हुए थे और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से जुड़े हुए थे. तो स्टेटमेंट आपकी जो बी वाली है वो मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा.
Calcutta Unitarian Committee was established by Raja Ram Mohan Roy, Dwarkanath Tagore, William Adam, while Keshav Chandra Sen laid the foundation of temple called Tabernacle of New Dispensation. इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1870 में हुआ था विद केशव चंद्र सेन एज इट्स प्रेसिडेंट। तो ये इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं कौन? केशव चंद्र सेन जी। जो स्टैब्लिशमेंट था टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन का और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का, तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? केशव चंद्र सेन जी से जुड़े हुए हैं। बाकी बात करें कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी की, तो इससे जुड़े हुए हैं राजा राम मोहन रॉय जी, द्वारकानाथ टैगोर जी, विलियम एडम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्मो समाज वॉज। तो भारतीय ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? फिर से वही है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका सी, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मो समाज नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? भारतीय ब्रह्मो समाज है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। ओके, यहाँ पर पूरा इसको पढ़ लेते हैं। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, भारतीय ब्रह्मो समाज से और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से, दोनों का मतलब एक ही है। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ स्ट्राइव द टाइटल ऑफ आचार्य फ्रॉम केशव चंद्र इन 1865। हेंस केशव चंद्र सेन केम आउट फ्रॉम द ओरिजिनल ब्रह्मो समाज, क्योंकि उनसे ये टाइटल ले लिया गया था, तो इसीलिए जो केशव चंद्र सेन है वो जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था उससे आ गए थे बाहर, और इन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने एक अलग से ग्रुप बना लिया। ठीक है, किनके साथ मिलके? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के साथ मिलके, एंड कॉल्ड देमसेल्फ एज आदि ब्रह्मो समाज। तो यहाँ पर इन्हें ये टाइटल दिया गया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया था आचार्य का। ओके, द ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन कॉल्ड देमसेल्फ एज भारतीय ब्रह्मो समाज। तो जो एक लीडरशिप निकल कर आई केशव चंद्र सेन के अंडर किनकी? ब्रह्मो समाज की, तो इसको बोला गया भारतीय ब्रह्मो समाज या फिर नियो ब्रह्मो समाज। तो ध्यान रखना बस आपको इतना ही है कि भारतीय ब्रह्मो समाज या फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और नियो ब्रह्मो समाज, ये सब किसके हैं? तो ये केशव चंद्र सेन जी इनसे जुड़े हुए हैं। अगेन इन 1878 नवीन ब्रह्मो समाज वॉज फर्दर डिवाइडेड, है ना। अब 1878 में क्या होता है? जो ये नया ब्रह्मो समाज बना, ये फिर डिवाइड हो जाता है। क्यों? When केशव चंद्र सेन गॉट मैरिड हर 13 ईयर्स डॉटर विद द किंग ऑफ कूच, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन है ये अपनी खुद की 13 साल की बेटी की शादी किंग ऑफ कूच से कर देते हैं। अब जो इंसान सोशल रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहा है वही अपनी खुद की बेटी की शादी किसी राजा से कर दे रहा है, तो भाई फिर तो फूट तो पड़नी है। तो यहाँ पर होता क्या है? टू अपोज हिज एक्शन आनंद मोहन बोस एंड द शिवनाथ शास्त्री फॉर्म साधारण ब्रह्मो समाज। तो इनसे जुड़े हुए लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इनके साथ काम करने वाले जो आनंद मोहन बोस थे और जो शिवनाथ शास्त्री थे, उन्होंने इनसे अलग होकर एक और ब्रह्मो समाज बना लिया जिसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्मो समाज। ऑन 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन रॉय रेंटेड अ हाउस ऑफ फ्रेंची कमाल बोस विच ही फॉर्म ब्रह्मो समाज। ताराचंद चक्रवर्ती वॉज इट फर्स्ट सेक्रेटरी। देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन दिस सोसाइटी। यहाँ पर बता रखा है ये राजा राम रॉय जी ने ये यहाँ पर इसे ये रेंट पे लिया था और यहीं पर इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था। इसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो ताराचंद चक्रवर्ती थे और देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी इसको ज्वाइन किया था। ओके, केशव चंद्र सेन ने 1857 में, एंड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देवेंद्रनाथ एंड केशव चंद्र सेन ऑन 11 नवंबर 1866 केशव चंद्र फॉर्मली फॉर्म्ड भारतीय ब्रह्मो समाज। ओके, तो यहाँ पर वो पूरी वही बता रखी है जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो ये आप सारा पढ़ सकते हो। हु फाउंडेड द आदि ब्रह्मो समाज। तो ये आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन ब्रह्मो समाज इन 1842। तो इन्होंने कब जुड़े ये ब्रह्मो समाज से? 1842 में जुड़े। लेटर ही अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज। उसके बाद इन्होंने केशव चंद्र सेन को अपॉइंट किया एज अ आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज। लेकिन दोनों के जो ओपिनियन थे उनमें इतना डिफरेंसेस आ गया कि उनसे ये जो टाइटल है ये ले लिया गया, और यहाँ इसी के चलते केशव चंद्र सेन ने अपना जो ब्रह्मो समाज था ये वाला जिससे वो जुड़े हुए थे, इसको छोड़ के एक नया ब्रह्मो समाज बनाया जिसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या फिर नियो ब्रह्म समाज। ठीक है, 1866 में। और जो देवेंद्रनाथ थे उनके समाज का क्या नाम पड़ा? आदि ब्रह्म समाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो अभी यहाँ पर हम ऊपर कितनी बार पढ़कर आए थे? राजा राम मोहन रॉय, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है जब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये जो ब्रह्म समाज है ये किसके प्रिंसिपल पे था? तो ये था मोनोथिज्म। किसको फॉलो करता था? मोनोथिज्म इसका प्रिंसिपल था। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्मो समाज वर वर्शिप ऑफ मोनोथिज्म, अपोजिंग आइडोलेट्री, डिनाइल ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. Brahma Samaj emphasized the universal worship of God. According to
Pranayas letter written in 1830, the objective of the society was worshipping eternal, universal and immutable God. तो मतलब ये मूर्ति पूजा से अलग हटकर बात करने की पूजा की बात करते थे यूनिवर्स की. हु इज द परफॉर्मर एंड द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय. तो राजा राम मोहन रॉय जी ने इनमें से किस बात के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया था? तो वो था वेस्टर्न एजुकेशन. बाकी जो चाइल्ड मैरिज है, सती सिस्टम है, आइडोलेट्री है, उसके लिए इन्होंने अपोज करा है, प्रोटेस्ट करा है. वेस्टर्न एजुकेशन को ये बढ़ावा देना चाहते थे. Ram Mohan Roy was an ardent advocate of Western education through the medium of English. In a letter dated 11 December 1823 to Lord Amherst, he wrote, "We now find that the government is establishing a Sanskrit school under Hindu Pandit to impart knowledge, as is already current in India. This seminary can only be expected to load the mind of the physical distinction of the little or no practical use to the society. The Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness, but as the improvement of the British native population is the object of government, it will consequently promote a more liberal and enlightenment system of instruction." तो ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था, जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था एजुकेशन का, उसको ये काफ़ी सपोर्ट करते थे, उसको लिबरल कहते थे. एंड यहाँ पर उन्होंने फिलोसफी की, केमिस्ट्री की, है ना, मैथमेटिक्स की, इन सभी यूजफुल जो साइंसेज हैं उनकी यहाँ पर बात करी है, सोसाइटी में लाने की बात करी है, लोगों को पढ़ाने की बात करी है, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कॉलेज वगैरह फर्निश कराए, बुक्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ों को भी व्यवस्थित कराने की बात करी है. और यहाँ हमने जैसे कि पढ़ लिया कि चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, आइडोलेटरी, इन सब चीज़ों के ये पूरी तरह से खिलाफ थे. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज. तो यहाँ पर जो ब्रह्मो समाज है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? इट अपोज्ड आइडोलेटरी. भाई मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, तो बिल्कुल सही है ये वाली. दूसरा है यहाँ पर ये जो प्रीस्ट क्लास होती है ना, उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, ये बोलते थे कि किसी प्रीस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है. जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेट करके या उनको उनको इंटरप्रेट करने के लिए हमें किसी बीच में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ना, किसी प्रीस्ट क्लास की ज़रूरत नहीं है. तो ये बात ही बिल्कुल सही है, वो उस बात के लिए बोलते थे. और यहाँ पे इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट द वेदास आर इनफॉलिएबल, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने. तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल सही है. ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828. और इसके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है कि एक तो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे और हिंदुइज्म को ये फ्री करना चाहते थे. जितने भी जो एविल्स वगैरह थे, मतलब यहाँ पर जो बुरी चीज़ें थी, बुरे वाले जो रीति रिवाज थे, उनको हटाना चाहते थे. आइडोलेट्री को अपोज करते थे. जो प्रीस्ट क्लास है उसके डोमिनेंस को खत्म करना चाहते थे. और जो वुमेन हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे. बाकी वेद के बारे में इन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा. क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826. तो ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826 को सबसे ज़्यादा किसने अपोज करा है? कौन से सोशल रिफॉर्मर थे? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय. According to Jury Act of 1826, the native Hindu and Muslim could sit as a jurors in the case of trial of Hindus and Muslim, but were debarred from sitting as such in those cases which were of Christians. है ना. तो यहाँ पर देखो, जब कोई क्रिश्चियन का केस चला जा रहा है तो उसमें तो इन हिंदू मुस्लिम्स को बैठाया नहीं जाता था, है ना. और जबकि जो इनके नेटिव वाले केस होते थे उसमें बैठाया जाता था. ऑन द अदर हैंड, क्रिश्चियन हैड फुल राइट टू सिट एज अ जूरर इन द ट्रायल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. बल्कि अगर कहीं हिंदू मुस्लिम में कोई सज़ा देने की बात हो रही है, उनका ट्रायल चल रहा है, तो वहाँ क्रिश्चियन को राइट था कि वो वहाँ पर आके एज अ जूरी वो भी उनके केस को हैंडल करे और वहाँ पर अपना कोई सलाह मशवरा दे, कोई एडवाइस दे. लेकिन वो राइट वहाँ पर किसको नहीं था? हिंदू को नहीं था. जब क्रिश्चियन का केस चल रहा है, वहाँ पर क्रिश्चियन का केस चल रहा है, तो जो क्रिश्चियन है वही हैंडल करेंगे. तो ये था ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826, जिसको राजा राम मोहन रॉय जी ने अपोज किया था. क्वेश्चन नंबर 27. द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुस्तान इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century वॉज. तो ये था स्वामी विवेकानंद. ठीक है, जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव निकल कर आए किसके? न्यू हिंदुस्तान के सेकेंड हाफ ऑफ 19th century में. तो ऑप्शन नंबर बी. स्वामी विवेकानंद जी का देखिए टाइम पीरियड आपके सामने है 1863 से 1902. और ये जो सारा क्रेडिट जाता है जो रामकृष्ण परमहंस है, उनकी जितनी भी जो टीचिंग्स हैं उनको इंटरप्रेट करने का जितना भी जो श्रेय जाता है वो स्वामी विवेकानंद जी को जाता है. इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में उनके जो न्यू हिंदुइज्म है उसको, मतलब जो रामकृष्ण परमहंस है उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया और एडवोकेट किया एक न्यू हिंदुइज्म को. 1893 में ये कहाँ गए थे? शिकागो गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी जिससे पूरा जो वहाँ पर आने वाले लोग थे, हर एक इंसान बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया. जिसे कहा गया, जहाँ पर ये स्पीच देने गए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, है ना. उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, विवेकानंद गेव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म. उन्होंने यहाँ पर हिंदुइज्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा. स्पोक ऑन द मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन, कि हिंदू रिलीजन का मतलब क्या है उस बारे में समझाया. आफ्टर डेट ही विजिटेड अमेरिका, इंग्लैंड एंड प्रमोटेड हिंदुइज्म. अलग अलग जाके अमेरिका, इंग्लैंड में जाके उन्होंने हिंदुइज्म को प्रमोट करा. अकॉर्डिंग टू हिम, हिंदू रिलीजन वॉज रिस्ट्रिक्टेड अप टू फूड ओनली. ही वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड विद द साइलेंस ऑफ रिलीजन ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर बाय द वेल्दी. है ना, ये भी बताया किस तरह से गरीब इंसान का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है किसी वेल्दी
के थ्रू. Vivekananda never used to give up political messages, but still he brought the spirit of self-dignity among the new generation by his articles, speech. He was a staunch patriot, and the Subhash Chandra Bose said about him, so far as Bengal is concerned, स्वामी विवेकानंद में regarded as the spiritual father. तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहा था कि वो स्पिरिचुअल फादर है मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट के. क्वेश्चन नंबर 28 तो वही पूछा गया है कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में जब रिलीजन हुआ था तो ये शिकागो में हुआ था, तो विवेकानंद जी कब गए थे, तो ये कब हुआ था 1893. ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893. तो कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच इन द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो. तो कब किया था ये, इन्होंने 1893 में किया था. तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं 1893, तो इसलिए स्टार मार्क आ गया. तो वही सारा जब हमने ऊपर पढ़कर आए. हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो इन 1893. तो किसने किया था, तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने. वही एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जा रहा, तो आप समझ सकते हो कि जो ये क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है. इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, तो 1893. हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रॉट द बुक ज्ञान योगा, कर्म योगा और राजा योगा. तो ये किसने किया था, ये स्वामी विवेकानंद जी ने. ये योगा की जो 3 चेंजेस हैं ये बताए, मतलब ये बुक है, इस पर लिखी थी ज्ञान, कर्म और राज. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर सकते हो. The patriot saint of India, Swami Vivekananda is respected throughout the world as the spiritual genius. One of the quote about him, truth can be stated in 1,000, मतलब ये इन्हीं की कोट है, ठीक है ना. ट्रुथ कैन बी स्टेटेड इन 1,000 डिफरेंट वेज येट ईच वन कैन बी ट्रू. तो ये इनकी बुक्स हैं, ये देख लेना आप. हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन. तो इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद जी. क्योंकि हमने अभी देखा ना ऊपर कि इन्होंने जो रामकृष्ण परमहंस है उनकी टीचिंग्स को ही आगे लोगों तक समझाने की बात करी है, तो उसी के लिए उन्होंने ये रामकृष्ण जो मिशन है इसको स्टार्ट किया था 1897 में. तो रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1897. और किस नाम से, ये किसके नाम पे, तो श्री रामकृष्ण परमहंस बाय हिज इलिस्ट्रियस डिसिपल स्वामी विवेकानंद. तो ये इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी. विद द ट्विन आइडियल फॉर वंस लिबरेशन एंड वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज विद इट्स हेडक्वार्टर बेल्लूर इन कोलकाता. तो हेडक्वार्टर बता रखे हैं कहाँ पर थे, तो बेल्लूर कोलकाता में और खयात्रीन अल्मोड़ा में. यहाँ पर सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात की जाती थी, उसे वो पूरे दुनिया में फैलाना चाहते थे. एजुकेशन की फील्ड में भी, हेल्थ वेलफेयर ऑफ द पीपल, रिलीफ है ना, आर्ट कल्चर मोरालिटी एथिक्स, सब जगह वो इस बात को अच्छे से बताना चाहते थे. इट वॉज द लास्ट फेमस रिलीजियन मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी का ये लास्ट सबसे फेमस एक रिलीजन मूवमेंट था. ओके, जो ईस्ट वेस्ट इन्होंने हर जगह इसके बारे में बात करी, एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट लाने की बात करी सोसाइटी में, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करी, ह्यूमन फैकल्टीज़ की, सोशल इक्वलिटी की बात करी और ह्यूमैनिटी में एक पीस लाने की बात करी, है ना. मतलब सॉरी, जो ह्यूमैनिज्म है उसमें पीसफुली कैसे रहा जाए, है ना, उसकी बात करी. विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ क्रीड, कास्ट, रेस एंड नेशनलिटी. कि भाई उन सब चीज़ों से उठना है हमें, क्रीड, कास्ट, रेस, इन सब चीज़ से हमें ऊपर उठ के हमें तब इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है. क्वेश्चन नंबर 35, रामकृष्ण मिशन वॉज स्टार्टेड बाय. तो बार बार पढ़ लिया. अब तो हमने किसने शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद. क्वेश्चन नंबर 36, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897. तो फिर से वही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विवेकानंद. क्वेश्चन नंबर 37, कब स्टैब्लिश किया, तो 1897 में स्टार्ट किया है, ऑप्शन नंबर डी. द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय विवेकानंद इन द ईयर, फिर से वही ऑप्शन नंबर डी, 1897. Swami Vivekananda was leading thinker of the Indian Renaissance, and the Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Mission Association in May 1897 with the help of his sannyasi associate and other lay disciple of Shri Ramakrishna. Who was श्रद्धामणि. तो शरदमणि, सॉरी. तो हु वॉज शरदमणि. शरदमणि कौन थे, तो ये थी वाइफ किसकी, रामकृष्ण परमहंस की. ठीक है. शरदमणि मुखोपाध्याय, हु इज नोन एज द शारदा देवी, वॉज मैरिड टू रामकृष्ण परमहंस एट द अर्ली एज ऑफ 5 in 1859. है ना. तो 5 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, किससे, तो रामकृष्ण परमहंस से. किनकी, शारदा मणि की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40, दयानंद सरस्वती फाउंडेड. तो जो दयानंद सरस्वती है वो किसके फाउंडर थे, तो वो थे आर्य समाज के. ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, आर्य समाज, ऑप्शन नंबर पी. स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज कब किया, तो 7 अप्रैल 1875 में मुंबई में, और इस एम के साथ कि वो कुछ नोबल आइडियाज ला सके विच वर यूनिवर्सली ट्रू फॉर ऑल मैनकाइंड. सभी के लिए हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो, और ऐसे आइडियाज इन्होंने लाने की सोची. 1877 जो हेडक्वार्टर था आर्य समाज का वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, तो लाहौर में किया गया. आर्य समाज एडवोकेट पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव ह्यूमन लाइफ लिविंग, एंड स्वामी
used Arya Samaj as a platform to launch his campaign against social evils that were prevalent in Hindu society at that time. इतना सारा पढ़ते पढ़ते ना फिर पढ़ने में ही गलती होने लगती है. Swami Dayanand Saraswati opposed many oppressed practices of Hindu tradition and insisted upon let's go back to Vedas. तो ये बड़ा फेवरेट सी लाइन है, ज़्यादा सबकी होगी क्योंकि सबने ये बहुत सुन रखी है और ये तो हमें बिल्कुल मुँह ज़ुबानी याद है. लेट्स गो बैक टू वेदास, है ना, वेदों की ओर चलो. तो ये बात कही थी दयानंद सरस्वती जी ने. ही वर्क फॉर अबॉलिशिंग सेवरल सोशल स्टिग्मास सच एज चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म. तो इन सब चीज़ों के खिलाफ ये बात करते थे कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए. आर्य समाज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप. अब ये 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ. अ ग्रुप वॉज अ सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, अ सेकंड ग्रुप वॉज द ओपोनेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. तो यही बात बिगड़ जाती थी. 2 ग्रुप में इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक तो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो किया जाए और दूसरे उसी चीज़ को क्या बोलते थे कि वो उसके खिलाफ बोलते थे. एक सपोर्ट में और दूसरे उसे अपोज कर रहे हैं. स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम वर द मेन ओपोनेंट. तो ये लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि क्या आए, वेस्टर्न एजुकेशन आए, और इसीलिए इन्होंने क्या फाउंड किए, गुरुकुल किए 1902 में. लाला लाजपत राय, हंसराज, वो सपोर्टर थे किसके, वो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे और उन्होंने यहाँ पर क्या शुरू करा था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल को भी स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 41, द ईयर आर्य समाज फाउंडेड. तो अभी वो भी ऊपर पढ़कर आए हम, 1875. ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1875. क्वेश्चन नंबर 42, हु एस्टैब्लिश द आर्य समाज. तो आर्य समाज किसने एस्टैब्लिश किया था, दयानंद सरस्वती जी ने एस्टैब्लिश किया था. क्वेश्चन नंबर 43, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द वेदास. तो वेदास के रिवाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी ऊपर पढ़कर आए हैं हम, स्वामी दयानंद सरस्वती. ऑप्शन नंबर सी. द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, यूज्ड टू बिलीव इन वैदिक कल्चर. ही गेव द स्लोगन ऑफ लेट्स गो बैक टू वेदास एंड एट्रीब्यूटेड ऑल द बिलीफ फ्रॉम द वैदिक पीरियड अंटिल टुडे एज अ फॉल्स रिलीजन. स्वामी दयानंद हैज अनफर्ल्ड द फ्लैग in 1867 as Pakhand Khandini Pataka on the bank of Ganga river to enlighten the common man against the superstitions and the other bad rituals that were prevailing at that time. He denied the authenticity of the Quran and he believed that they were responsible for the idolatry in Hinduism. Swami Dayanand did a logical and a scientific critical analysis of faith. According to Annie Besant, Swami Dayanand was the first person who said India is only for the Indians. Swami Dayanand Saraswati is also known as the Martin Luther King of India for his efforts in religious reform. तो ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मार्टिन ल्यूथर किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को. क्वेश्चन नंबर 44, लेट्स गो बैक टू वेदास किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था. क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन ल्यूथर ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका यहाँ पर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी. क्वेश्चन नंबर 46, सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय. तो किसने लिखा है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा. ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश. सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा मीनिंग अगर आप इंग्लिश में देखो तो लाइट ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है इसे. ये मास्टरपीस था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राइटिंग्स में से. सम कॉल एज इट मैग्नम ओपस एंड स्वामी दयानंद सरस्वती ओरिजिनल नेम वॉज मूल शंकर. तो ध्यान रखना जो इनका ओरिजिनल नेम था वो क्या था, वो मूल शंकर तिवारी था. जन्म इनका कब हुआ, 1824 में. कहाँ पर हुआ, टंकारा गुजरात में हुआ. एक रिच ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ. आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था जो फाउंड किया, जिसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875 में. जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने एक जो ये फ्लैग है, ठीक है, ये कहाँ पर इन्होंने अनफोल्ड किया था, जिसे कहा गया पाखंड खंडनी पताका, और ये कहाँ पर किया था, गंगा रिवर पर किया था. और ये इसलिए किया था जिससे कि वो जो कॉमन पीपल है, कॉमन मैन है, उनको एनलाइटेड किया जा सके. जो भी उस समय जो सुपरस्टिशियस जो चीज़ें थी, जो बैड रिचुअल्स थे, वहाँ से उनको निकाला जा सके, है ना. उन्होंने और जो पुराण्स की ऑथेंटिसिटी है उसको डिनाई करा. और वो किस में बिलीव करते थे, एज ही बिलीव डैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडोलेट्री इन हिंदुइज्म. उन्होंने कहा कि ये ही रिस्पॉन्सिबल है हिंदुइज्म में आइडोलेट्री के लिए. क्वेश्चन नंबर 47, फिर से वही कौन थे राइटर, सत्यार्थ प्रकाश के. तो कौन थे वो, यहाँ पर वो क्या नाम है, दयानंद सरस्वती जी थे, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में है ही नहीं तो इसलिए ई आ गया. हु हैज़ रिटन सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती. क्वेश्चन नंबर 49, तो फिर से वही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश. तो किससे जुड़े हुए, दयानंद सरस्वती जी से, लेकिन उन्होंने इसमें से किसकी शुरुआत करी थी, आर्य समाज की करी थी 1875 में. तो ऑप्शन नंबर इसलिए ए हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश. तो सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन है, तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के जो ऑथर हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती. ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, है ना, कम से कम 150 के आसपास क्वेश्चन है जो सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट है उनसे जुड़े हुए. तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, कम से कम 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी. तो आज के लिए इतना ही. आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा. हो सकता है आज मैं थोड़ा जल्दी बोल गई हूँ तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी.
क्योंकि फिलहाल गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम पे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो पूरा जो टॉपिक है ये वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।